सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद एक बड़ा अपडेट। सिर्फ ईडी वर्सेस टीएमसी नहीं बल्कि ईडी के एक्शंस पर उठे हैं बड़े सवाल जो काफी अनकंफर्टेबल भी है। सोचिए जरा कि जब एक केस सिर्फ पॉलिटिकल ब्लेम गेम से निकलकर सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट रूम में लॉ, प्रोसीजर एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस के लेवल पर पहुंच जाता है, तब कहानी एकदम बदल जाती है। और एग्जैक्टली यही हुआ है। हाँ, एक तरफ ईडी के एलिगेशंस है, ऑब्स्ट्रक्शन, थेफ्ट, इंटरफेरेंस, लेकिन दूसरी तरफ कोर्ट रूम के अंदर कुछ ऐसे लीगल पॉइंट्स उठाए गए जो सिर्फ बंगाल सरकार के डिफेंस तक लिमिटेड नहीं थे बल्कि ईडी के प्रोसेस पर भी सवाल खड़े करते हैं। कहानी का सेंटर वही है, ईडी का आईपैक पर सर्च ऑपरेशन। ईडी का कहना कि ये रेड प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए के अंदर ऑथराइज थी और उनके पास मटेरियल एविडेंस था जो इलीगल कोल माइनिंग से जुड़े ₹2742 करोड़ के प्रोसीड्स ऑफ क्राइम को ट्रैक करता है। कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि मटेरियल एविडेंस हैज been gathered which disclose that ₹20 crore of proceeds of crime arising from illegal coal mining converted into cash at Goa and channeled into IPAC's operational framework। अब ईडी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर था कि ये कोई फिशिंग इंक्वायरी नहीं बल्कि सीरियस डॉक्यूमेंटेड इन्वेस्टिगेशन है। इसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान ईडी ऑफिसर्स कलकत्ता गए, लोकल पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी और सर्च शुरू किया। लेकिन यहीं पर डिफेंस का एंगल शुरू होता है। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल जो ममता बनर्जी की तरफ से अपीयर हुए, उन्होंने कोर्ट के सामने पीएमएलए के सेक्शन 66 सबसेक्शन 2 का रेफरेंस दिया और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। उन्होंने कहा कि माय लॉर्ड, अंडर सेक्शन 66 सबसेक्शन 2 ऑफ पीएमएलए ऑल ऑफ दिस शुड बी रिपोर्टेड टू स्टेट ऑफिशियल्स। दे ऑट टू इन्फॉर्म स्टेट एजेंसी टू इन्वेस्टिगेट व्हाट दे आर क्लेमिंग। अब इस आर्गुमेंट का मतलब सिंपल है कि अगर ईडी किसी ऐसे ऑफेंस की बात कर रही है जो स्टेट के जुरिस्डिक्शन से लिंक्ड है तो स्टैट्यूट खुद कहता है कि स्टेट अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करना चाहिए। यानी ईडी सिर्फ सेंटर के केस नहीं बना सकती, फेडरल स्ट्रक्चर के अंदर काम करना होगा। अब ये पॉइंट डायरेक्टली ईडी के बी इन्फॉर्म्ड लोकल पुलिस वाले क्लेम से थोड़ा आगे जाता है, क्योंकि यहाँ बात टाइमिंग एंड मैनर ऑफ इंटीमेशन की हो रही है। इसी लाइन को आगे बढ़ाते हुए सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनोज सिंघवी ने ईडी के कंडक्ट पर एक और अनकंफर्टेबल क्वेश्चन रेज किया। सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने कोर्ट को टाइमलाइन याद दिलाते हुए कहा कि माय लॉर्ड, फर्स्ट इंटीमेशन फ्रॉम ईडी कम्स थ्रू एन ईमेल। यू स्टार्टेड सर्च एट 6:45 AM एंड सेंस ईमेल एट 11 AM। अब ये सिर्फ एक टेक्निकलिटी नहीं है, ये सवाल है कि क्या सर्च पहले स्टार्ट हुई और इंटीमेशन बाद में गया? अगर हाँ, तो क्या ये प्रोसीजर लैप्स माना जा सकता है? इसी पॉइंट पर सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने काफी शार्प टोन में कहा कि प्लीज पुट करेक्ट फैक्ट्स देन कवरिंग योर बैक। अब ये लाइन सिर्फ रिटोरिक नहीं थी, ये ईडी के वर्जन पर एक डायरेक्ट चैलेंज था कि जो स्टोरी कोर्ट के सामने रखी जा रही है क्या वो कंप्लीट और एक्यूरेट है। यहीं पर सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने पुलिस प्रेजेंस का एंगल भी क्लैरिफाई करने की कोशिश की। कहा कि वी केम द पुलिस एज अ Z+ क्लास प्रोटेक्टिव वाज देयर माय लॉर्ड, सो वी हैड टू बी देयर। यानी स्टेट का आर्ग्यूमेंट ये था कि सीएम एक Z+ प्रोटेक्टी है और उनकी प्रेजेंस के साथ पुलिस प्रेजेंस ऑटोमेटिक हो जाती है। इस पर जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा ने तुरंत रिएक्ट किया कि डोंट से दैट एंड डोंट थिंक फॉर अस। अब ये एक्सचेंज काफी टेलिंग है। कोर्ट ये क्लियर कर रही थी कि सिक्योरिटी कवर के आर्ग्यूमेंट से ऑब्स्ट्रक्शन जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। इस पर सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने तुरंत कहा कि आई विल लीव इट, मतलब कोर्ट के सिग्नल को समझ लिया गया। पूरे केस में एक और लेयर ऐड होती है, सीबीआई एंगल। ईडी की तरफ से एसजीएसवी राजू ने आर्ग्यूमेंट दिया कि जो भी अलेज्ड थेफ्ट और रॉबरी हुई वो सीएम, होम मिनिस्टर एंड डीजीपी के प्रेजेंस में हुई। इसलिए उन्होंने कहा कि दिस थेफ्ट एंड रॉबरी हैज टेकन प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ सीएम, एचएम एंड डीजीपी ऑफ पुलिस, दस एफआईआर शुड बी फाइल्ड बाय डायरेक्टिंग सीबीआई। एसजीएसवी राजू ने कोर्ट को एक स्पेसिफिक प्रोविजन भी पढ़कर सुनाया जहां कहा गया है कि अगर ऑफेंस हाई स्टेट ऑफिशियल्स के खिलाफ हो तो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन डायरेक्ट की जा सकती है। इसी बेसिस पर उन्होंने कहा कि दैट्स व्हाई माय लॉर्ड, आई कैन कम टू सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली अंडर आर्टिकल 32। यानी ईडी का आर्ग्यूमेंट ये था कि जब एलिगेशंस इतने हाई कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज पर है तो हाई कोर्ट के बजाय सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन डायरेक्टली इन्वोक किया जा सकता है। लेकिन यहाँ भी कोर्ट एक अनकंफर्टेबल क्वेश्चन पूछ लेती है। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा ने सीधा कहा कि व्हाई कांट यू आर्ग्यू दिस इन हाई कोर्ट। इस क्वेश्चन का वेट समझना जरूरी है। कोर्ट ये पूछ रही थी कि अगर ईडी के पास इतना स्ट्रॉन्ग लीगल फुटिंग है तो हाई कोर्ट से क्यों डर रही? सिर्फ केओस का आर्गुमेंट काफी है या नहीं, ये कोर्ट डिसाइड करना चाहती थी। अब सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने पूरे केस को कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में रखते हुए ईडी की पिटीशन की मेंटेनेबिलिटी पर भी सवाल उठाए।
कोर्ट के सामने उन्होंने कहा कि दे आर फाइलिंग पैरेलल प्रोसीडिंग्स। उन्होंने कहा था कि जब ईडी ने पहले कलकत्ता हाई कोर्ट का रुख किया और वहां मैटर पेंडिंग है तो सीधा सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के अंदर आना फोरम शॉपिंग के बराबर है। सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने कोर्ट को रिमाइंड कराया कि आर्टिकल 32 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन के लिए होता है। कोर्ट के सामने उन्होंने कहा कि इट इज ओनली अलाउड इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस वेयर द ईडी इज कंप्लीटली हेल्पलेस। अब उनके मुताबिक यहाँ ईडी हेल्पलेस नहीं है क्योंकि हाई कोर्ट ऑलरेडी सीज्ड ऑफ द मैटर है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को पहले हाई कोर्ट को मैटर डिसाइड करने देना चाहिए। अब जब हम सुप्रीम कोर्ट के फाइनल इंटरिम ऑर्डर को देखते भी हैं तो पिक्चर ज्यादा लेयर्ड लगती है। कोर्ट ने ईडी के एफआईआर पर स्टे लगा दिया, ये ईडी के लिए रिलीफ है। कोर्ट ने सीसीटीवी फुटेज प्रिजर्व करने को कहा, ये ट्रांसपेरेंसी के लिए जरूरी है। और कोर्ट ने नोटिस इशू किया, मतलब सब साइड्स को डिटेल में सुनना चाहती है। कोर्ट ने कहा कि द प्राइमा फेसाई व्यू इज दैट द प्रेजेंट पिटिशन हैज रेज्ड अ सीरियस इशू रिलेटिंग टू द इन्वेस्टिगेशन बाय द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और अदर सेंट्रल एजेंसीज एंड इट्स इंटरफेरेंस बाय स्टेट एजेंसीज। लेकिन साथ ही कोर्ट ने ये भी डायरेक्टली ईडी के फेवर में फाइनल वर्डिक्ट नहीं दिया है। मैटर ओपन रखा गया है, काउंटर एफिडेविट्स मांगी गई है और फरवरी 3 को नेक्स्ट हियरिंग फिक्स हुई है और इसी के बाद टीएमसी का पॉलिटिकल लीगल काउंटर आता है। अभिषेक बैनर्जी ने कहा कि रीड ईडी's पंचनामा, गो थ्रू व्हाट ईडी ऑफिसर्स देमसेल्व्स रिकॉर्डेड आफ्टर द सर्च। ये स्टेटमेंट इनडायरेक्टली सीनियर एडवोकेट सिंघवी और सिबल के आर्ग्यूमेंट्स को स्ट्रेंथन करता है कि ईडी के अपने डॉक्यूमेंट्स उनके क्लेम से मैच नहीं करते। अभिषेक बैनर्जी ने यह भी वार्न किया कि दोज हु आर मेकिंग फॉल्स स्टेटमेंट्स बिफोर सुप्रीम कोर्ट विल हैव नो प्लेस टू हाइड इफ वी मूव अ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पिटिशन विद द एविडेंस। यानी टीएमसी का स्टैंड ये है कि ईडी सिर्फ नैरेटिव बिल्ड कर रही है और ग्राउंड रियलिटी और डॉक्यूमेंट्स कुछ और कहते हैं। तो आज के पॉइंट्स पर केस ये है कि ईडी ने स्ट्रॉन्ग एलिगेशन लगाए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें लाइटली डिसमिस नहीं किया, लेकिन साथ ही डिफेंस ने पीएमएलए प्रोसीजर, टाइमिंग ऑफ इंटीमेशन, सेक्शन 66 सबसेक्शन 2 और जुरिसडिक्शन जैसे पॉइंट्स रेज किए जो ईडी के प्रोसेस को भी स्क्रूटनी में डाल देते हैं। ये केस अब सिर्फ ईडी गुड स्टेट बैड या स्टेट विक्टिम ईडी विलेन नहीं रहा। ये केस बन गया है पावर का मिसयूज कहाँ से शुरू होता है और कहाँ खत्म, प्रोसीजर कितना इंपॉर्टेंट है, और अगर लॉ फॉलो करते हुए भी परसेप्शन गलत बन जाए तो सच कैसे एस्टैब्लिश होगा। फरवरी 3 को सुप्रीम कोर्ट के सामने जब ये आर्ग्यूमेंट्स फिर से खुल रहे होंगे तब ये डिसाइड होगा कि ये सिर्फ ऑब्स्ट्रक्शन का केस था या इन्वेस्टिगेशन के नाम पर शॉर्टकट्स लिए गए हैं। तो व्यूअर्स, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।